हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर उसके अंदर हमने देखा सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर्स के लॉ। तो हम लोग सीखेंगे केपलर्स लॉ। अब केपलर्स ने कौन सा लॉ दिया है? केपलर्स ने लॉ दिया है कि जो प्लेनेट होता है वो कैसे मूव करता है सन के अराउंड में। अब सन के अराउंड में प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं उसके लॉ दिए हैं। केपलर्स ने यहाँ पे हमको 3 लॉ बताया है प्लैनेटरी मोशन का। अब केपलर से बताने से पहले जितने पहले साइंटिस्ट लोगों ने उस पे देखा, काम किया, वो कैसे ऑब्जर्व करते थे प्लैनेट के मोशन को, तो हम लोग बोल सकते हैं प्लैनेटरी मोशन हैज बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम। प्लैनेट का जो मोशन है गैलीलियो से पहले बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हुए और उसको क्या करते थे, मोशन को सब लोग ऑब्जर्व करते थे। अब जब गैलीलियो ने आया तो हमको मालूम है गैलीलियो ने क्या बनाया था, टेलीस्कोप बनाया था। फर्स्ट टेलीस्कोप वाज मेड बाय गैलीलियो। अब जब टेलीस्कोप बनाया गैलीलियो ने तो उस टेलीस्कोप से स्पेस में देखा जाने लगा। अब उससे प्लेनेट का मोशन बताया गया कि कैसे प्लेनेट रिवॉल्व करता है। लेकिन जब गैलीलियो नहीं आए थे उससे पहले जो भी मोशन होता था वो कैसे होता था, मतलब ऑब्जर्व कैसे करते थे, नेकेड आई से करते थे, मतलब खुली आंखों से उसको ऑब्जर्व करते थे। तो हम लोग बोल सकते हैं प्लेनेटरी मोशन क्या बोल सकते हैं, हैज बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स motion has been observed by astronomers since ancient time. Since एंशिएंट टाइम से क्या किया जाता है, इस प्लैनेट के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो से पहले क्या होता था, बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशन वर मेड विथ नेकेड आइज। जो भी सारा ऑब्जर्वेशन किया जाता था प्लैनेट के पोजीशन का वो कैसे किया जाता था, विथ नेकेड आइज। कैसे किया जाता था, विथ नेकेड आइज, खुली आंखों से किया जाता था। तो अब ये जस्ट हमारा केपलर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये हमको पता रहना चाहिए कि पहले क्या होता था और बाद में क्या होता था। अब इसके अलावा देखो, नोट कर लो इसको। अब अगर हम लोग समझेंगे जो प्लैनेटरी मोशन होता है तो हम लोग अब इसी को नाम देंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि वो प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका शेप कैसा होता है, पहले हम लोग उसको समझेंगे। तो हमको मालूम है जो उसका शेप होता है वो कैसा होता है, इलिप्स होता है। तो अगर मैं ये एक कोन बनाए, ये हमारा क्या है, एक कोन है। अब अगर इस कोन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इनक्लाइंड कट मारता हूं मैं। जब इनक्लाइंड हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो कट करने के बाद जब इस दोनों टुकड़े को अलग करेंगे और ऐसा शेप को देखेंगे हम लोग, तो ये ऐसा शेप दिखाई देगा। क्या होगा, ये इस शेप का दिखाई देगा। तो अब ये जो ये शेप है, इस शेप को बोलते क्या हम लोग, तो ये शेप होता है इलिप्स। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, इलिप्स। अब इस शेप के पास हम लोग देखेंगे, जैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो सर्कल के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है। ऐसे ही ये जो शेप होता है इसके पास हम लोग बोल सकते हैं 2 फोकस होता है।
एक होता है F1, एक होता है F2। तो हम लोग बोल सकते हैं इट हैज 2 फोकल पॉइंट। क्या होता है, देखो इसको हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं, फोकस पॉइंट भी बोल सकते हैं हम लोग, फोकल पॉइंट भी। तो इसके पास 2 फोकल पॉइंट होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट हैज 2 फोकल पॉइंट। अब देखो फोकल पॉइंट बोल रहा हूं मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। अब एक पॉइंट को ही हम लोग फोकल बोलते हैं, लेकिन इसके पास कितने फोकल हैं, 2। लेकिन अब हम लोग इस फोकल वर्ड यूज नहीं करके, ये सिंगुलर हो गया फोकल वर्ड, अगर हमको इसको प्लूरल फॉर्म में बोलना रहता है तो हम लोग बोलते हैं इसको फोकाई। क्या बोलते हैं, फोकाई। तो इलिप्स के पास कितने फोकाई होते हैं, 2 फोकाई होते हैं। इलिप्स के पास कितने फोकाई होते हैं, 2 फोकाई होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इलिप्स क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं इलिप्स इज द कर्व। अब देखो हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, इलिप्स क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं इलिप्स इज द कर्व। ये हमको समझने के लिए बहुत जरूरी है शेप। हमको अभी हमने लॉ स्टार्ट नहीं किया है, पहले हम लोग समझ रहे हैं क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं इलिप्स इज द कर्व। इलिप्स क्या है, एक कर्व। ये कैसे मिला, ऑब्टेन्ड व्हेन कोन इज कट बाय इंक्लाइंड प्लेन। ऑब्टेन्ड when cone is cut by, हम कोन को क्या किया, हमने उसके इंक्लाइंड प्लेन में क्या किया, कट किया, तो जो जाके हमको क्या मिला, इलिप्स मिला। यहां तक समझ में आया कि इलिप्स क्या है, इलिप्स कैसे मिला, व्हेन कोन इज कट बाय इंक्लाइंड प्लेन, तब हमको क्या होता है, इलिप्स मिलता है। इलिप्स हैज 2 फोकल पॉइंट। अब टुगेदर दोज फोकल पॉइंट्स आर कॉल्ड एज फोकाई, और हम लोग उसको एक साथ क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। तो अभी हम जितने भी डेफिनेशन पढ़ेंगे बोलेंगे उसमें ये फोकाई वर्ड यूज करेंगे, मतलब ये दोनों फोकल पॉइंट को प्लूरल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, फोकाई। सिंगुलर फॉर्म में हम लोग बोलते हैं उसको फोकल। समझ में आया यहां तक। अब हम लोग अपने लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है हमारा लॉ, क्या बोलता है हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ। चलो अब यहां से हमारा लॉ स्टार्ट होता है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। देखो हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कैसा दिखता है, ध्यान दो। ये जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, जिसके अराउंड में सन मूव करता है, ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट F1, ये हो गया फोकल पॉइंट F2। अब ये जो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट जिसमें रिवॉल्व करता है वो कैसा होता है, इलिप्स होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। द ऑर्बिट of a planet is an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse. अब प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो कैसा है, इलिप्स है। अब हम लोग, हमारे पास 2 फोकाई पॉइंट है, तो हम लोग किसी भी एक फोकस पॉइंट को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, हमारा सन। मतलब सन या तो ये फोकस पॉइंट पे एज्यूम कर लो, या तो ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। सन कौन से फोकस पॉइंट पे है, ये वाले फोकस पॉइंट पे है। और हमारा प्लेनेट कहाँ पे है, इस ऑर्बिट में कहीं पे भी हमारा प्लेनेट हो सकता है। ये हमारा हो गया प्लेनेट अर्थ। तो अब हमने क्या बोला, The orbit of a planet is an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci. Sun दोनों में से किसी एक फोकाई पे रहेगा। With
द सन एट वन ऑफ द फोकाई। क्या है दोनों फोकाई में से? सन किसी एक फोकाई के ऊपर रहेगा। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग बोल सकते हैं द पोजिशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस, और हमने सन के पोजीशन को कैसे इंडिकेट किया है? एस से। तो हम लोग लिख देंगे द पोजीशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस। हमने किससे इंडिकेट किया है? एस से। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। समझ में आया? पहले इलिप्स बना लिया, सन क्या है? दोनों में से किसी एक फोकाई पे है, तो विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई द पोजीशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस। सन के पोजीशन को कैसे इंडिकेट किया हमने? एस से इंडिकेट किया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर्स सेकेंड लॉ। अब हम लोग केपलर सेकेंड लॉ को समझते हैं। देखो क्या बोलना सेकेंड लॉ में, केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है। हाँ पहले समझो, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, इसको समझाता हूं मैं आपको। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें से हमारा एक पोजीशन पे क्या है? सन है। तो ध्यान दो, ये हमारा फोकाई पॉइंट हो गया, ये हमारा सन हो गया। ये क्या है? हमारा सन है, और ये हमारा दूसरा एक फोकस पॉइंट है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये हमारा अर्थ है। ये क्या है? हमारा अर्थ है। अब देखो क्या बोलता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट। ये जो लाइन है और ये जो प्लैनेट है, ये ज्वाइन करता है, समझ लो। ज्वाइन कर दिया हमने, ये हमारा वेक्टर लाइन हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हो रहा है कि जो प्लैनेट होता है वो क्या करता है? मूव करता है। प्लैनेट क्या होता है? सन के अराउंड में मूव करता है, तो ये घूमेगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि समझ लो वो 10 दिन में, कितने दिन में? 10 डेज में प्लैनेट यहां से यहां पहुंच गया। 10 दिन में प्लैनेट यहां से यहां पहुंच गया। अब ये पोजीशन था उसका ए, अब ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ, और इसका ये पोजीशन हो गया बी। अब जब पोजीशन बी पे पहुंच गया तो हम लोग इसको लाइन से ज्वाइन कर देंगे, वेक्टर लाइन। तो हमको ये पता चलेगा कुछ एरिया कवर किया है। क्या किया है उसने? 10 दिन में इतना एरिया कवर किया। हम लोग रैंडम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। फिर समझ लो रैंडमली हमने ले लिया कि ये जो प्लेनेट है वो यहाँ पे पहुंच गया। क्या है इसका प्लेनेट? हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उसका देखते हैं स्पीड कैसा है, कितना टाइम में कितना एरिया कवर करता है। तो फॉर एग्जांपल हमने सी पॉइंट पे कंसीडर किया, आफ्टर 10 डेज वो किस पे पहुंच गया? डी पॉइंट पे पहुंच गया प्लेनेट। जब डी पॉइंट पे पहुंच गया तो हम लोग देखेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखो क्या समझ में आएगा, हमको ये समझ में आ रहा है, देखो उसने ये एरिया कवर किया, 10 दिन में इतना एरिया कवर किया। अब अगर हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे भी टाइम कितना है? 10 डेज। यहाँ पे भी टाइम कितना है? 10 डेज। अब दोनों के बीच में टाइम 10 डेज है, तो हम लोग देखेंगे क्योंकि ये जो इसका मोशन होता है, ये जो मोशन होता है वो क्या करता है? कवर करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे भी कितना, ए से बी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 10 डेज। सी से डी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 10 डेज। अब ये जो एरिया हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ए एस बी। अब एरिया किसके बराबर है? सी एस डी के बराबर है, एरिया सी एस डी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये समझो, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इंटरवल ऑफ टाइम हमने लिया 10 दिन, या हमने लिया 20 दिन, या 1 महीना, या 1 घंटा। तो 1 घंटे में जितना एरिया कवर करता है वो इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया ही कवर करता है, मोशन करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द लाइन ज्वाइनिंग द
sun and planets, the line joining the sun and planet sweep equal areas in equal interval of time, in equal interval of time। अब कैसे हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore area ASD equal to area CSD। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां तक समझ में आया। तो हमने केपलर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ देखा। अब हम लोग देखेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। अच्छा चलो एक और चीज मैं बताता हूं आप लोग को। ये लॉ हो गया जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। जब प्लैनेट, अगर हम लोग समझ लो ये अर्थ प्लैनेट है, तो सन से क्या है, ये बहुत नजदीक है। जब प्लैनेट सन से नजदीक होता है तब इसका जो मोशन होता है ये क्या होता है, फास्ट होता है। और जब प्लैनेट सन से क्या होता है, दूर होता है, तो इसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। समझ में आया। अब मैं अभी बताऊंगा आगे कि जब नजदीक होता है तो इसका मोशन फास्ट क्यों होता है, और ये जब दूर होता है तो उसका मोशन स्लो क्यों होता है। खाली ये माइंड में रखो, जब प्लैनेट सन के नजदीक होता है तो उसका जो स्पीड होता है, जो मोशन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। और जब ये दूर होता है तो उसका क्या होता है, मोशन स्लो होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ। तो मैं यहां से ये मिटा देता हूं। तो हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। देखो क्या बोलता है केपलर्स थर्ड लॉ। देखो क्या बोलता है केपलर्स थर्ड लॉ। तो हम लोग समझते हैं केपलर्स थर्ड लॉ को। अब देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिर से इलिप्स। ये इलिप्स दिख रहा है थोड़ा, चलो ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये जो हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन है। अब सन से हम लोग अगर ये जो प्लेनेट है, ये जो हमारा जो इलिप्स बोल सकते हैं, जब रोटेट होता है तो इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस अब देखोगे तो इसका अगर मैं पूछूं रेडियस बताओ तो बता सकते हैं हम लोग, नहीं बता सकते। तो लेकिन इसका पूरा एवरेज जो रेडियस होता है, एवरेज जो डिस्टेंस होता है सन से प्लैनेट का और सन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है। प्लेनेट यहाँ है तो सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, यहाँ पे है तो और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, तो डिस्टेंस चेंज होते रहता है। तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो एवरेज डिस्टेंस क्या है, आर है। अब अगर जो प्लेनेट है फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट किया है, अब इसको अगर ये एक पूरा चक्कर लगाता है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कितना टाइम लगा। टाइम अगर हम लोग देखेंगे कितना लगा तो हम लोग टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे उसको कैपिटल टी। मीन्स एक चक्कर लगाने का मीन्स एक रिवोल्यूशन होने का। तो इसको पूरा चक्कर लगाने को, एक रिवोल्यूशन करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो क्या होता है, टी होता है। तो अब अगर हम लोग इसको समझेंगे कि कितना डिस्टेंस होता है, तो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये जो दिख रहा है हमको, अब देखो यहां से लिखेंगे हम लोग, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो देखो क्या लिखते हैं हम लोग, ये हमको मिला कि ये हमारा मेन फॉर्मूला है याद रखने का। कैसे केपलर्स लॉ को याद रख जाते हैं, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ये कैसा है, डिस्टेंस का क्यूब ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो हम लोग बोल देंगे
द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ध्यान दो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन around the sun is directly proportional to the cube of the distance, cube of the distance of a planet फ्रॉम द सन। तो हमने लिख दिया, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं उसको एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। मैंने ले लिया आर, यहाँ पे ले लिया समझो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, ये हो जाएगा आर क्यूब। के को इधर रखो, आर क्यूब क्या है, मल्टीप्लाइड है, इस साइड आएगा तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। ये जो इक्वेशन है वो केप्लर्स के थर्ड लॉ का इक्वेशन है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहां से हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग सारे लॉ को पढ़े और हमने समझा। तो इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चा लोग।